यू हैव डेडिकेटेड योर बुक टू रोहित वेमुला। तो रोहित वेमुला की जो कहानी है वो आपके लिए इतनी सिग्निफिकेंट क्यों बन जाती है? 2015-16 की बात है और मैंने अपनी किताब में बाकायदे सिलसिलेवार ये बातें लिखी हैं कि तब जेएनयू में एक छात्रों का आंदोलन कुछ था। हम लोग जेएनयू जाते थे और उस समय धरने पर बैठे थे कई छात्र। उसी के चंद रोज के आगे पीछे ये खबर आती है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक शोधार्थी कैसे सुसाइड करता है और हमें भी अंदाजा नहीं था। सोशल मीडिया का वो नया नया दौर था। फेसबुक उस समय सबसे क्रांतिकारी जगह बन रही थी। ट्विटर था लेकिन ट्विटर बहुत एलीट लोगों के लिए जी। फेसबुक के जरिए हमने 1-2 दिन के भीतर देखा कि रोहित वेमुला की घटना को लेकर के उसी दिन जब मैं क्लास में पहुंचा तो मैं बहुत बेचैन था। मुझे लगा कि यार एक स्टूडेंट, एक रिसर्च स्कॉलर किस लिए मर गया। उसने जो चिट्ठी लिखी थी वो तब तक वायरल हो गई थी और तब मुझे कॉन्शियसनेस आने लगी। उसके पहले हम लोगों ने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब मैं मेरा रिसर्च 2013 में कंप्लीट हो गया, पढ़ाना मेरा 10 से ही शुरू हो गया था, तो रिसर्चर और हम जो नए लोग थे इनका एक ग्रुप बन गया था। स्टडी सर्किल हमने बनाया था, बाद में चल के उसका नाम URDF हुआ। उसमें हम बातचीत करते थे क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल्चर नहीं था, जेएनयू में आपके यहाँ था वो। तो आप लोग जिस कल्चर से आते थे वो हम DU में ले आते थे। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बनने लगी थी। उसी बीच ये घटना होती है, तब वो धीरे धीरे जुड़ जाती है कि क्या देश के विश्वविद्यालय, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि देश और समाज तब बनेगा जब विश्वविद्यालय पहले आदर्श बन जाए, पता चला समाज की बुराई विश्वविद्यालय में भर गई। और इन चीज़ों ने इतना झकझोरा और बाद में जो आंदोलन खड़ा हुआ, फिर जंतर मंतर, फिर उस दिन मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी। हम सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे कि रोहित वेमुला को न्याय दो। और सरकार इस बात पर आमादा हो गई थी कि नहीं वो तो कुछ नहीं है, उसको दबाओ। और एक बहुत एरोगेंट महिला उस समय HRD मिनिस्टर हुआ करती थी। ये लगा कि शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी पड़ाव है रोहित वेमुला। उसने सेंसिटाइज किया, उसने एक चेतना पैदा की। फिर देश भर के कैंपसेस में इस पर बात होने लगी कि क्या आपके यहाँ जातिगत भेदभाव होता है कि नहीं। हमारे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर N सुकुमार, उन्होंने एक किताब लिखी है, उस पर चर्चा बहुत कम होती है कि इस देश के कैंपसेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कास्ट एट्रोसिटीज़ की कितनी घटनाएं हुई, कितने रोहित वेमुला, पायल तड़वी और तमाम तरह के लोगों को सुसाइड करनी पड़ी। वो एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर क्यों कहा जाता है जी। और उसके बाद सुसाइड एक चीज़ है। इंटरव्यू में आप नंबर कम देते हो। जेएनयू में हम लोग 2018, 19, 20 में प्रोटेस्ट करने DU से जाते थे कि आप रिटन एग्जाम में वो 58 नंबर, 60 नंबर ले आ रहा है 70 में, और 30 नंबर का वाइवा, उसमें 1 नंबर जी। आज से बातचीत जब कर रहा हूँ तो मेरे फेसबुक मेमोरी में वो पोस्ट आज ही दिख रही थी कि एक आदिवासी लड़की, हमारे एक मित्र की बहन थी, और वो 1 नंबर पाती है। अगर उसे 3 नंबर वाइवा मिलता है तो उसका PhD में एडमिशन हो जाता है। तो जेएनयू के हमारे दोस्तों ने बाकायदे लिस्ट निकाल के बताया कि SC, ST, OBC, पसमानदा, उन बच्चों को इंटरव्यू में नंबर बाकायदे देख करके उनकी कास्ट कम दिया जाता है और दूसरी तरफ नंबर जाता। ये जेएनयू DU का हाल था। तो इसलिए मैंने अपनी किताब को रोहित वेमुला को डेडिकेट किया, इस चिंता के साथ कि हम 75 साल बाद अपने कैंपसेस को कास्ट न्यूट्रल, क्लास न्यूट्रल और जेंडर न्यूट्रल नहीं बना पाए, जबकि ये होने चाहिए पहले, ताकि वो सोसाइटी में जब अपने यहाँ से ट्रेन करके लोगों को भेजें, एक अच्छा स्टूडेंट बाहर जाके सोसाइटी में जाए, टीचर जाए, तो वो समाज को बेहतर करे। यहाँ हो गया कि जो बाहर का बीमार आदमी था वो आके विश्वविद्यालयों को बीमार कर गया जी। इसलिए वो किताब उनको समर्पित है। इंटरकास्ट मैरिज पे मैं आना चाहती थी, बट उससे पहले आपकी क्रिटिक्स की बात कर लेते हैं। बहुजन सर्कल्स में अक्सर सुनती हूँ कि एक तरीके से आपने, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि एक तरीके से आपने अपनी पर्सनल ट्रेजेडी को मार्केट किया बुक के द्वारा। ऐसा क्यों नहीं कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई मूवमेंट खड़ा किया, इतने साल आपने पढ़ाया, आप कर सकते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके, अपने कलीग्स के साथ मिलके, लेकिन आपने जो है यूट्यूब का रास्ता चुना। यूट्यूब तो बहुत पहले बना लिया था, कोविड में आ गया था वो। यही सामाजिक न्याय की पाठशाला से शुरू किया था कि जो हम लिखते पढ़ते थे उसको बोलते रहे तो लोग सुनने लगे, तो हम सुनाने लगे। बड़े शौक़ से ज़माना सुनने लगा तो हम अपनी बात कहने लगे। दूसरी बात ये कि निकाले तो बहुत लोग गए, कोई और क्यों नहीं बोला।
मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों केवल एक प्रोफेसर की डायरी आई? काश दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाले गए 1500 जो भी होंगे, 500 से तो कम होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूसरी जगह नौकरियां मिल गई, वो चले गए, कोई खाली नहीं बैठा, इसीलिए वो नहीं बोले। अब कोई नहीं बोल रहा है तो इसका दोषी बोलने वाला कैसे हो गया? किसी और ने कोई किताब नहीं लिखी, अब किताब के कंटेंट पर क्यों नहीं बात करते? ऐसे सारे लोग, मैं उन्हें एक न्योता देता हूं, उस प्रोफेसर की डायरी के किस पन्ने पर कौन सी बात लिखी है उस पर आओ डिबेट करें। गलत तो नहीं है, इंडिविजुअली लक्ष्मण यादव की केवल बात तो नहीं है, सिस्टम की बात है, स्टाफ रूम की बात है, सिलेबस की बात है, फीस बढ़ रही उसकी बात है, नौकरी कैसे दी जा रही उसकी बात है, इंटरव्यू बोर्ड में बैठकर कैसे पक्षपात होता है उसकी बात है, सब कुछ तो है उसमें। कौन पीएचडी करने में बच्चा कोई लौट गया वापस तो उसके बारे में कोई पूछता नहीं है, उसका दर्द उसमें है। किसी हमारी लेडी कलीग की मैटरनिटी लीव नहीं है तो उसे करियर की बजाय माँ बनना चुन लिया तो करियर ख़त्म हो गया, उसमें वो कहानियाँ हैं। आओ बात करो ना उस पर। जी। क्यों लिख दिया प्रोफेसर की डायरी? ये तो कोई सवाल नहीं हुआ ना, जो लिखा है वो ज़रूरी है कि नहीं? वो किसी और ने अब तक नहीं लिखा था। 50,000 किताबें वो बिक गई, लोगों ने पढ़ा, बेस्ट सेलर रही, उसको अवार्ड मिले। पता नहीं, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लग रही है जो सवालों के दायरे में आए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अपने नौकरी से निकाले जाने को इन्होंने भुनाया। क्यों ना भुनाए? बिल्कुल, आप भी भुनाओ, जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी करो। रितु सिंह वो लड़ाई लड़ रही रितु सिंह का मामला दूसरा था। रितु सिंह एडहॉक रहते ही निकाली गई, जी। उनकी जगह किसी और एडहॉक को रख लिया गया, और ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत होता रहा है। हम उनके साथ इसलिए खड़े थे कि जो उन्होंने आंकड़े समाज के सामने रखे उसमें ये बताया कि उनके ऊपर जो आरोप लगे वो झूठे थे, उन्हें उनके साथ गलत तरीके से निकालने की कोशिश की गई। इसलिए हम उनके आंदोलन में वहाँ खड़े रहे, वहाँ भाषण दिया। जब मैं नौकरी में था तब वहाँ जाके भाषण दिया। वहाँ कितने एडहॉक जाके भाषण दिए थे? जोखिम उठाने में तो आप पीछे रहोगे, और जो दूसरा उठा के जोखिम पॉपुलर, हाय हमारे जागने से पहले सूरज कैसे जग गया। अरे सूरज का काम है जगेगा, तुम पहले जग जाओ। रितु सिंह के धरने में हम बैठे रहे। हमने अब तीसरा पक्ष, नौकरी से हम निकाले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने लोग आए? कोई नहीं आया। रितु सिंह आई, तब तक वो नौकरी से निकाली जा चुकी थी, उनके धरने में हम खड़े थे। मेरे किताब में एक चैप्टर में रितु सिंह का जिक्र है, क्योंकि हमारे किताब के सारे नाम हमने बदल दिए हैं, तो वहाँ रितु सिंह की जगह नीतू सिंह लिखा हुआ है, सारे नाम बदले हुए हैं। हमने तो उनका साथ दिया, हम तो उनके साथ खड़े रहे। हमारे साथ कौन आया? 500 लोग निकाले गए, 1 या 2 कोई प्रोफेसर और थी जो विदेश में चली गई, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से शायद आईपी कॉलेज से निकाली गई थी, वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। कुछ दिन बाद पता चला कि वो कहीं और, वो कह भी रही थी कि यहाँ रहने लायक नहीं, या नौकरी मिलेगी नहीं, सब दलाली है, मैं जा रही हूँ फॉरेन में, मैं अपना करूँगी। और जो यहाँ से निकाले गए कोई बोला क्यों नहीं? थोड़ा एक आध किताब आप लिख दें। आप जो लक्ष्मण यादव नहीं कर पाए वो आप करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस लक्ष्मण यादव ने किया, मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की, देश भर में अपने आप लोगों ने हजारों प्रोटेस्ट किए, हजारों। वो प्रोटेस्ट की फोटो तेलंगाना से भी मेरे पास आई, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां मेरे चाहने वालों ने प्रोटेस्ट नहीं की। मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे लिए 1 हफ्ते प्रोटेस्ट की, किसी और के लिए क्यों नहीं ये सब किया? अब इसका दोषी लक्ष्मण यादव तो नहीं है। हम आपसे इसलिए गुस्सा हो जाएं कि आपने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, दूसरा हम तो नहीं कर पाए। अरे आप भी कर लो, एक आप भी सेटअप लगाओ, एक दुकान खोलो जी। तो लक्ष्मण यादव क्या कर रहे हैं उस कंटेंट पर लोग बात नहीं करते। उन्होंने आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, बिहार हम गए, यूपी गए, कैंपस के लोगों आओ साथ में एजुकेशन, सेव नेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कैंपेन का नाम दिया। तब वो जेएनयू वाले कहाँ थे? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। तो खैर, मैं इससे खैर नाराज नहीं होता, उनका फर्ज है वो सवाल करें, कंटेंट पर सवाल करें, थोड़ा होमवर्क करके रिसर्च करके सवाल करें, और फिर प्रोडक्टिव डिबेट उस पर हो। मैं नौकरी से निकाला गया तो मैं तो इसके पूरे देश का सवाल बनाना चाहता हूँ।
कि अगली बार अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको ही ऐसे निकाला जाएगा, वरना जाओ आरएसएस की चापलूसी करो। और वहां जाके पैसा दिया गया, 25 से 30 लाख 50 लाख रुपया दिया गया। अब आप कहेंगे कि आप क्यों बोल रहे हैं, तो दूसरा जाके पैसा दे रहा है तो वो नहीं बोलेगा, अगली बार उसको भी इंटरव्यू देना है इसलिए वो नहीं बोलेगा। तो भाई जो बोल रहा है उसको आप ये दोष कैसे दे सकते हैं कि क्यों बोल दिए, क्यों रोया तो नहीं कभी, हाय नौकरी से निकाल दिया, दे दो नौकरी प्लीज दे दो। तुम्हारी नौकरी की ऐसी तैसी, तुम जिस शर्तों पे कह रहे हो। आज होता क्या है, हाकिम वक्त क्यों इस बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। बिल्कुल तो चाहते सब हैं कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के यहाँ। बिल्कुल। तो अब लक्ष्मण यादव ने किताब लिख दी, लक्ष्मण यादव ने बुलंदी से बोला कि आरएसएस पूरे विश्वविद्यालय को कब्जा कर लिया, विश्वविद्यालय में संघ की शाखा लगा रहा है, विश्वविद्यालय में केवल आरएसएस के विचार के लोगों को भर रहा है। आप भी बोलो। बिल्कुल। आपने तो हिम्मत की नहीं साहब कभी बोलने की। तो बेनाखून कटा के शहादत दिवस में नाम नहीं लिखा जाता, कुर्बानी देनी पड़ती है भाई। तो लक्ष्मण यादव ने कुर्बानी दी, डंके की चोट पर बोलेगा। आप थोड़ा सा बोल लें, हम आपका स्वागत करेंगे। तो अब तो हम जुड़ गए, इनके साथ इतनी अच्छी बातचीत की है, तो हमारी भी गुजारिश है कि आप राउंड टेबल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और अगर पसंद आया हो तो उसे शेयर भी करिए। पता है प्रधानमंत्री जी का भी अपना एक यूट्यूब चैनल था, एक बार आके वो बोले थे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जब प्रधानमंत्री जी इस देश का इसको बढ़ावा दे रहे हैं तो आप भी करिए और राउंड टेबल से जुड़िए।